हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं यहाँ पर सबमिशन ड्राइंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप यहाँ पर सबमिशन ड्राइंग को अप्रूवल शीट भी बोल सकते हो, अप्रूवल प्लान बोल सकते हो, जो कि यहाँ पर मैंने पीछे ओपन करके रखा है अपने डेस्कटॉप में। तो ऐसे मैं 3 से 4 यहाँ पर अप्रूवल शीट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। उनमें कौन कौन सी डिटेल्स आपको देनी है, कौन कौन से डिटेल्स ज़रूरी है उसमें देना, किस तरह के ड्राइंग्स आपको यहाँ पर डालने हैं, किस तरह से उन्हें अरेंज करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी यहाँ पर सिविल इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्ट हो या फिर सबमिशन ड्राइंग के बारे में जानना चाहते हो, किस तरह का सबमिशन ड्राइंग होता है, किस लिए यूज़ होता है, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसका कंप्लीट कोर्स जल्दी हमारे कैड ऐप पे यहाँ पर आने वाला है, तो आप भी गूगल प्ले स्टोर से हमारा कैड ऐप यहाँ पर डाउनलोड कर लें, ताकि जब भी यहाँ पर हमारा कोर्स लॉन्च हो आपको पता चल जाए। और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे कैड ऐप में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। क्योंकि अप्रूवल शीट सीखने से पहले आपको ऑटो कैड की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। ऑटो कैड आपको परफेक्टली यहाँ पर चलाना आना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्रूवल शीट बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबमिशन ड्राइंग या फिर सैंक्शन प्लान के बारे में सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है और इसे बनाते क्यों हैं। तो सैंक्शन प्लान जो है, हम यहाँ पर जब भी किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग की परमिशन लेने के लिए हम सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं। बिल्डिंग की परमिशन हमें किससे लेनी पड़ती है? तो जनरली ये हमें नगर पालिका, नगर निगम या फिर यहाँ पर कॉरपोरेशन आप बोल सकते हो, महानगर पालिका बोल सकते हो। तो अलग अलग अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, जिससे हम अपने बिल्डिंग की यहाँ पर परमिशन लेने के लिए यहाँ पर सबमिशन ड्राइंग को बनाते हैं। सबमिशन ड्राइंग को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि सबमिशन ड्राइंग, सैंक्शन प्लान या फिर अप्रूवल शीट आप बोल सकते हो, अप्रूवल प्लान बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें एक ही हैं। अप्रूवल शीट बनाकर हम गवर्नमेंट से अपने बिल्डिंग की परमिशन लेते हैं। अलग अलग स्टेट, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमारे बिल्डिंग की एक कंप्लीट शीट जो है बनाकर गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, और उनके यहाँ से हमें उस शीट को अप्रूव कराना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने प्लॉट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम विलेजेस में देखें तो काफी जगह यहाँ पर बिना परमिशन के या फिर बिना अप्रूवल शीट के ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, क्योंकि विलेज एरिया में इसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, किसी प्लान को सैंक्शन कराने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, और कोई हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं होता कि हम इसे सैंक्शन कराएं। और ज्यादा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर विलेज एरिया में नहीं होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ज़रूर विलेजेस में भी आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का परमिशन लेना पड़ेगा। और वहाँ पर भी कुछ बॉडीज होती हैं, लाइक यहाँ पर सरपंच होता है, तो उससे आप परमिशन अपने बिल्डिंग की ले सकते हैं। बट जो सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको ये परमिशन लेना ज़रूरी है। और जो भी अपने बिल्डिंग का परमिशन लिए बिना या फिर अप्रूवल शीट के बिना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि उन्हें ना ही बैंक की तरफ से कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन दिया जाएगा, या फिर उन्हें उस प्रॉपर्टी को सेल करने में भी आगे चल के दिक्कत आ सकती है। और कभी कभी हो सकता है कि कॉरपोरेशन या फिर नगर पालिका उस पर एक्शन ले, और गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है कि आपके बिल्डिंग को वो गिरा सके। अगर आप यहाँ पर सिटीज में रहते हैं तो आपके बिल्डिंग का यहाँ पर सैंक्शन प्लान बनाकर आपको नगर पालिका या फिर नगर निगम से आपको यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कौन ये सैंक्शन प्लान बना सकता है और उसे अप्रूवल के लिए यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पर दो चीजें आ जाती है, जैसे कि अगर सबमिशन प्लान बनाने की बात है तो कोई भी सबमिशन प्लान बना सकता है, लाइक सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट या फिर कोई भी नॉर्मल जो ड्राफ्ट्समैन है वो भी यहाँ पर अप्रूवल प्लान बना सकते हैं। बट उसको किसी लाइसेंस्ड इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के थ्रू चेक करवाना जरूरी है। अगर आप किसी इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के गाइडेंस में काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी यहाँ पर सैंक्शन प्लान यहाँ पर बना सकता है। बट सैंक्शन प्लान में एक चीज जरूरी होती है, वो है लाइसेंस्ड इंजीनियर या फिर लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट के सिग्नेचर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आपके पास यहाँ पर लाइसेंस्ड होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए शीट को यहाँ पर
साइन करने की, जो कि जनरली यहाँ पर आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर या फिर इवन अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, इनके पास ये अथॉरिटी होती है। बट आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना जरूरी होता है। विदाउट लाइसेंस आप शीट में यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो जिस आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के पास ये अथॉरिटी है या फिर लाइसेंस है प्लान को सैंक्शन कराने का, उसके सिग्नेचर के थ्रू आप अपने प्लान को सैंक्शन करवा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ये यहाँ पर सैंक्शन प्लान बना रहा है उसी के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। आप सैंक्शन प्लान को किसी भी आर्किटेक्ट इंजीनियर से चेक करवा के, पार्टनरशिप करके उसके सिग्नेचर्स उसमें ले सकते हो और प्लान को सैंक्शन करवा सकते हो। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें यह है कि जो हम सैंक्शन प्लान बना रहे हैं, सैंक्शन शीट बना रहे हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट यहाँ पर इंक्लूडेड होना चाहिए, क्या क्या देना हमें यहाँ पर जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर अपने ऑटोकैड में देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो आपका जो सबमिशन ड्राइंग होगा ये पूरी तरह से मीटर में बना हुआ होगा, दूसरे यूनिट में यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए। अगर आपने फीट इंचेस में बनाया भी है तो उसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। तो ये याद रखिए कि आपका प्लान जो है यहाँ पर मीटर में ही सैंक्शन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने अप्रूवल शीट में डालना ज़रूरी है। उसमें से फर्स्ट है यहाँ पर फ्लोर प्लान। तो फ्लोर प्लान एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे शीट में और इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से आपको बनाना पड़ता है। चलिए हम यहाँ पर अपने फर्स्ट शीट में देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हमारा यहाँ पर फ्लोर प्लान बनाया गया है। देखिए ये हमारी एक कंप्लीट शीट है, इसमें अलग अलग कंटेंट दिए हुए हैं। अब हम फर्स्ट देखने वाले हमारा यहाँ पर फ्लोर प्लान। थोड़ी सी डार्कनेस में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर नजर आए। अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्लोर प्लान बनाया गया है। तो फ्लोर प्लान किस तरह से आपको बनाना है यहाँ पर ध्यान रखिए। जब भी आपके पास फ्लोर प्लान बनाने के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले आपके पास एक प्लॉट के डायमेंशंस आते हैं। प्लॉट के डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसमें आपको प्लान को फिट करना होता है। प्लान को फिट करने और यहाँ पर खास करके अप्रूवल शीट के लिए जब आप प्लान बनाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे कि एक फ्लोर प्लान बनाने से पहले हमें सेटबैक डिस्टेंस का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। सेटबैक डिस्टेंस का मतलब आपको उम्मीद है पता होगा। सेटबैक डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो आपका प्लॉट है, ये हमारा प्लॉट है, उसमें आप साइड में कितना गैप छोड़ रहे हो, ओपन स्पेसेस कितना वेंटिलेशन के लिए आप छोड़ रहे हो यहाँ पर। तो ये होता है सेटबैक डिस्टेंस। तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो ये जो सेटबैक डिस्टेंस होता है ये हमें अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रूल देखना होगा। प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग हमें कितना यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना है। अगर आपका यहाँ पर प्लॉट का एरिया कम है तो आपको सेटबैक डिस्टेंस भी कम छोड़ना होगा। अगर आप सिर्फ आगे से सेटबैक डिस्टेंस और पीछे से सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। अगर आप 3 तरफ से यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस छोड़ोगे, वेंटिलेशन छोड़ोगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। और अगर आप चारों तरफ से यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस छोड़ते हो तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अप्रूवल शीट बना रहे हो और आप किसी भी डायरेक्शन से सेटबैक डिस्टेंस नहीं छोड़ रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। आपका जो यहाँ पर सैंक्शन प्लान है उसे यहाँ पर परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम अपने लैंड के 75% पे आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 25% एरिया आपको जनरली यहाँ पर ओपन स्पेस और सेटबैक डिस्टेंस में छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सेटबैक डिस्टेंस के बारे में। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम पार्किंग के बारे में। पार्किंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगर आप अपने प्लान को यहाँ पर सैंक्शन करवाना चाहते हो तो पार्किंग का एक मिनिमम एरिया यहाँ पर दिया जाता है आपको सैंक्शन प्लान के लिए। उस मिनिमम साइज का आपको यहाँ पर पार्किंग देना जरूरी होता है। सैंक्शन प्लान के लिए पार्किंग का रिक्वायरमेंट जो होता है वो जनरली इस टाइप का होता है कि आपके पार्किंग में यहाँ पर एक कार फिट आना चाहिए, एक यहाँ पर स्कूटर फिट आना चाहिए और एक बाइसिकल यहाँ पर आपकी फिट आना चाहिए। तो ये तीनों चीजों के लिए आपके पार्किंग में स्पेस होनी चाहिए, तभी आपका प्लान यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा। तो इसके कुछ मिनिमम डायमेंशंस होते हैं। तो आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं तो उसमें मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, साइजेस वगैरह क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल ये चीज़ें याद रखिए कि कार पार्किंग होनी चाहिए,
एक कार पार्क, स्कूटर और एक बाइसिकल पार्क करने की जगह आपके पार्किंग में होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है प्लान में रूम्स की साइज अच्छे से यहाँ पर अरेंज होनी चाहिए। अगर आप अपने प्लान को अप्रूव करवाना चाहते हो तो जो रूम्स की साइज है उसके भी मिनिमम डायमेंशंस दिए जाते हैं। हम रूम्स को ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, हैबिटेबल होना चाहिए। जो रूम्स है हैबिटेबल होना चाहिए। हैबिटेबल रूम्स कौन कौन से होते हैं? तो हैबिटेबल रूम यहाँ पर आपके ड्राइंग रूम या फिर लिविंग रूम, आपका यहाँ पर बेडरूम होता है, आपका यहाँ पर किचन रूम होता है। तो ये सारी चीज़ों में हम रूम्स को ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त हम इसी रूम में बिताते हैं। तो इनकी एक मिनिमम साइज़ होती है, उस मिनिमम साइज़ से आप कम साइज़ के रूम्स यहाँ पर नहीं बना सकते। तो एक जनरली मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो रूम है यहाँ पर, वो यहाँ पर 8 फीट से कम डायमेंशन के नहीं होने चाहिए। कोई भी एक साइड जो है 8 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। जनरली हम रूम्स देखते हैं 9 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, इस तरह की साइज़ होती है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 फीट। 8 फीट से ज्यादा आप रूम की साइजेस रख सकते हो। और यहाँ पर किचन की भी रिक्वायरमेंट है। किचन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। यहाँ पर आपकी एक साइड मिनिमम 6 फीट की होनी चाहिए। 6 फीट से कम साइज का आप यहाँ पर किचन नहीं बना सकते अगर आप यहाँ पर सैंक्शन प्लान बनवाना चाहते हो तो 6 फीट मिनिमम यहाँ पर साइज है अपने किचन की। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेयरकेस को भी अच्छे से आपको स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेयरकेस को भी आपको बनाना पड़ेगा। ओके, लाइक राइजर एंड ट्रेड्स और उसका जो एंगल होता है स्टेयरकेस का, वो सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, प्लान के रूम्स के साइज हमने देख लिए। अब ये जो प्लान हमने बनाया है इसमें क्या क्या चीजें डालना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो आप प्लान बनाने के बाद आउटर डायमेंशंस यहाँ पर डाल दीजिए। ज्यादा भी डायमेंशन यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप के डायमेंशंस दिखाए गए हैं। एक तो टोटल डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 12.45 मीटर, और यहाँ पर आपको वॉल टू वॉल यहाँ पर डायमेंशंस दिए गए हैं 2.43 एंड 10.02। तो इतने ही डायमेंशन आपको डालने की जरूरत है। यहाँ पर भी एक आप फुल डायमेंशन डाल सकते हो। सारे डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ डायमेंशन ऊपर साइड में दिखा दीजिए। और यहाँ पर रूम के अंदर इसका यहाँ पर आपको टैग करना जरूरी है। रूम को यहाँ पर टैग करना जरूरी है। तो इसमें टैग हमने कैसे डाला है, देखिए यहाँ पर किचन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर किचन की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहाँ पर साइज दी गई है। जनरली सारे डायमेंशन यहाँ पर मीटर में ही सैंक्शन होते हैं। ज़्यादातर रूल्स होते हैं कि यहाँ पर आप जो प्लान है, अप्रूवल प्लान, वो मीटर में ही यहाँ पर बना के सैंक्शन करवाएं। तो यहाँ पर जो किचन इसकी साइज दी गई है, इसमें एक चीज़ याद रखना है, नाम के नीचे आपको डायमेंशन लिखने हैं और इस डायमेंशन में फर्स्ट आपके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और सेकंड आपके वर्टिकल डायमेंशन होने चाहिए। मींस हॉरिजॉन्टल 3.88 इस तरह से और वर्टिकल यहाँ पर 3.05 इस तरह से। कहीं पर भी ऐसा नहीं करना है आपको कि फर्स्ट आपने वर्टिकल डिस्टेंस डाल दिया और सेकंड आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डाल दिया। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने स्टार्ट से ही देखा है, इंजीनियरिंग आप कर चुके होंगे या फिर आर्किटेक्ट होंगे, ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। फर्स्ट में आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डालना है और सेकंड आपको वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर डालना है डायमेंशन में। तो इस तरह से नाम आपको डालना है। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, विंडोज के यहाँ पर टैग्स डालना जरूरी है। ओके, इसे हम लोग यहाँ पर लास्ट में शेड्यूल जब बनाएंगे, विंडोज की साइजेस, डोर के साइजेस हम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो उसमें ये टैग्स हमें यूज होंगे। तो इन्हें टैगिंग, विंडोज एंड डोर को टैग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए जैसे कि D1 साइज़ है यहाँ पर, D2 साइज़ होगा यहाँ पर, D2 साइज़ यहाँ पर भी है, तो D3 साइज़ यहाँ पर है। तो अलग अलग साइजेस के लिए अलग अलग टैग डाल दीजिए। विंडोज़ के लिए यहाँ पर W1, W2, W3 इस तरह से आप यहाँ पर टैग अपने विंडोज़ को कर सकते हो। बाद में हम टेबल में देखिए यहाँ पर इस तरह से शेड्यूल बना के उनकी साइजेस इसमें लिख सकते हैं। तो ये शेड्यूल टैगिंग करना विंडोज़ एंड डोर को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉल्स देख रहे होंगे आप, यहाँ पर वॉल्स को डार्क किया गया है। ओके, वॉल्स यहाँ पर डार्क नज़र आ रही हैं और जो विंडो डोर्स वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, रेलिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाइट थिकनेस में बनाई गई है। मतलब इनकी लाइन थिकनेस कम है और ये जो वॉल्स हैं इनकी लाइन थिकनेस ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर आप लाइन थिकनेस के साथ बनाओगे तो आपका जब प्रिंट होके आपका प्लान आएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, इफेक्टिव लगेगा। तो लाइन थिकनेस आपको ज़रूर यहाँ पर यूज़ करना है। जनरली हम लोग यहाँ पर जो लाइन थिकनेस यूज़ करते हैं वो यहाँ पर वॉल्स के लिए यहाँ पर आप 0.3 से 0.4 तक का लाइन थिकनेस यूज़ कर सकते हो। और ये जो है ये नॉर्मली आप 0.15 mm, 0.20 mm का आप यहाँ पर विंडोज़ एंड डोर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। डायमेंशंस यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइट कलर में दिखाना है, बिल्कुल भी इन्हें डार्क नहीं दिखाना है डायमेंशंस को।
डायमेंशन लाइट कलर में, यहाँ पर रेलिंग्स एंड डोर विंडोज़ लाइट कलर में। आपको सिर्फ यहाँ पर वॉल और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह है ये सारी चीज़ें आपको डार्क दिखाना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, मीन्स यहाँ पर आपका छज्जा है, यहाँ पर आपका पार्किंग के ऊपर यहाँ पर आपका पोर्च होगा, तो पोर्च एरिया का स्लैब यहाँ पर, या फिर ऊपर कोई बालकनी है, इनक्लोज्ड बालकनी है, या फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर छज्जा वगैरह का डिज़ाइन है, उनके डॉटेड लाइंस दिखाना आपको ज़रूरी है। डॉटेड दिखाना है, विजिबल नहीं दिखाना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें जनरली प्लान में विजिबल नहीं होती, ये सेक्शन प्लेन के ऊपर होती है। तो जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उसे हम डॉटेड में दिखाते हैं, तो ये चीज़ें डॉटेड में दिखाना भी आपका यहाँ पर ज़रूरी है। और अगर आप चाहो तो इसमें कॉलम्स भी दिखा सकते हो, बट कॉलम्स दिखाना सैंक्शन प्लान में ज़रूरी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसका आपको नाम डालना ज़रूरी है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, ये चीज़ें यहाँ पर डालना ज़रूरी है। प्लस यहाँ पर इसका एरिया आप डाल दोगे, जितना भी स्क्वायर मीटर है इसका मेजरमेंट करके आप यहाँ पर इस प्लान का एरिया भी यहाँ पर लिख सकते हो। और प्लस इसमें एक और चीज़ आपको लिखनी है, वो है यहाँ पर स्केल भी लिखना है, किस स्केल में आप इसे प्रिंट करने वाले हो, लाइक 1:100, 1:200, तो यहाँ पर स्केल भी डालना ज़रूरी है। इसमें नहीं दिया गया स्केल, बट मैं दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर दिया गया स्केल 1:200, 1:200, तो 1:100 या फिर 1:200, ये चीज़ें डालना ज़रूरी है। तो ये हमने ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लेन किया है। सेम आपका अगर फर्स्ट फ्लोर भी है तो फर्स्ट फ्लोर का भी सेम यही चीज़ें आपको उसके साथ करनी है। तो फर्स्ट फ्लोर में भी यहाँ पर देखिए सेम चीज़ें आपको डालनी है। और अगर आपका एक से ज़्यादा फ्लोर है, मतलब 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, तो उसमें एक कंडीशन आ जाती है, लाइक हम शीट में सारे फ्लोर प्लान्स तो नहीं दिखा सकते। लाइक अगर हमारी 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 10 फ्लोर्स यहाँ पर हम लोग नहीं दिखा सकते। तो उसमें क्या किया जाता है, ज़्यादातर फ्लोर अगर आप देखेंगे अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें ज़्यादातर फ्लैट्स वो सेम साइज़ के होते हैं। जो फ्लोर प्लान उनका होता है, हर फ्लोर में उनका फ्लोर प्लान सेम होता है। तो सेम फ्लोर प्लान के लिए अलग अलग फ्लोर प्लान आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक फ्लोर प्लान आप बनाइए, उसमें आप लिख सकते हो कि फर्स्ट फ्लोर टू 5 फ्लोर सेम प्लान। ओके, तो फर्स्ट फ्लोर टू 5 फ्लोर आप सेम प्लान दिखा सकते हो अगर आपका प्लान सेम है। अगर हर फ्लोर में आपका अलग अलग प्लान आपने बनाया है तो आपको सभी फ्लोर के अलग अलग फ्लोर प्लान्स आपको दिखाने ज़रूरी हैं। मगर ज़्यादातर यहाँ पर होता है कि फ्लोर प्लान सेम होते हैं, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक फ्लोर प्लान बनाना पड़ता है और बस यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है कि फर्स्ट फ्लोर टू 3rd फ्लोर या 5th फ्लोर या 10th फ्लोर तक सेम फ्लोर प्लान। ओके, तो यहाँ पर आपको वो डालना पड़ेगा, उसमें एरिया एंड आपको स्केल उसका देना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें ज़रूरी है, वो है सेक्शन लाइन। कहाँ से आप इसका सेक्शन बनाओगे, इसे मैं सेक्शन में एक्सप्लेन करूँगा, बट ये सेक्शन लाइन आप याद रखिए कि ये भी डालना ज़रूरी है हमारे प्लान में। तो ये प्लान उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें प्लान बनाना है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में यहाँ पर प्लान को बनाना सिखाया है, तो उस तरह का सेम प्लान आपको बनाना है, एकदम फिनिशिंग के साथ बनाना है, तभी ये आप सबमिशन ड्राइंग में यूज़ कर पाएंगे। ओके, मेरे पास और भी सबमिशन ड्राइंग है, उनके भी फ्लोर प्लान्स मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारी सेकंड शीट है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेम फ्लोर प्लान बनाया गया है। एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें दिखाई गई है, वो है प्लॉट का यहाँ पर बाउंड्री। प्लॉट बाउंड्री भी प्लान के साथ दिखाई गई है, आप दिखा सकते हो बट ये कंपलसरी नहीं है। मगर ग्राउंड फ्लोर में अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। प्लस इसमें सेटबैक डिस्टेंस भी दिखाया गया है कि कितना हमने यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस छोड़ा गया है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई गई हैं, बाकी की चीज़ें सेम हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर प्लान हमारा दिखाया गया है, इसमें स्केल के साथ दिखाया, देखिए। तो ये हमारा फ्लोर प्लान देख लिया हमने। और फ्लोर प्लान्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये एक बड़ा सा सैंक्शन सीट है, इसमें भी फ्लोर प्लान देखिए विदाउट बाउंड्री लाइंस दिखाए गए हैं और इसमें हमें कलरफुल दिखाया गया है, प्लान जो है कलरफुल बनाया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप भी अपने प्लान को ब्लैक एंड वाइट की जगह कलर में बनाए, लेयर्स में बनाए। ऑटोकैड में लेयर्स आप पहले सीखिए, उसके बाद आप लेयर्स में काम करके इस तरह के कलरफुल शीट्स बना सकते हो। आप चाहो तो इसे कलर में प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो आप इसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर लगता है। इसमें सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाती है, जैसे पार्किंग का एरिया रेड में दिखाया गया है, विंडोज़ वगैरह यहाँ पर ब्लू में दिखाए गए हैं, हमारे मेन यहाँ पर जो वॉल्स हैं यहाँ पर वाइट में दिखाए गए हैं। बाकी की चीज़ें सेम है, नाम, रूम का
रूम का साइज और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर स्क्वायर मीटर में यहाँ पर इसका एरिया भी दिखाया गया है, रूम का एरिया। तो कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो एक्स्ट्रा भी यहाँ पर चीज़ें स्क्वायर मीटर में दिखा सकते हो। तो यहाँ पर रूम का एरिया भी दिखाया गया है। और देखिए जो डायमेंशंस हैं यहाँ पर वो बिल्कुल लाइट कलर में दिखाए गए हैं, लाइट कलर में दिखाए गए हैं ताकि ये प्रिंट में ज़्यादा डार्क नज़र ना आए। ओके, तो इसे लाइट कलर में रखना है डायमेंशंस को, और स्केल वगैरह के साथ लिखना है। और देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर इसका नहीं है, ओनली ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर दिखाया गया है। सेटबैक डिस्टेंस भी इसमें छोड़ा गया है, फ्रंट से 3 मीटर, साइड से 2 मीटर, ये सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं। और एक मैं प्लान दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 2 फ्लोर का यहाँ पर बिल्डिंग है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिखाया गया है, इसमें प्लॉट बाउंड्री रेड में दिखाई गई है, कलरफुल है। यहाँ पर पोर्च एरिया दिखाया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया गया है, थोड़ी सी ग्रीनरी दिखाई गई है, सेटबैक डिस्टेंस के मेजरमेंट्स दिखाए गए हैं, रूम का नाम और उसका साइज़ दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है वॉल्स में यहाँ पर हैचिंग भी की गई है, देख सकते हो, हैचिंग भी आप डाल सकते हो रूम्स में। ओके, मगर हैचिंग्स को एकदम लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं। डार्क हमारे वॉल्स होने चाहिए। ओके, वॉल्स सबसे ज़्यादा डार्क होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर दिखाया गया है इस तरह से। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सभी प्लान सेम होते हैं। थोड़ा बहुत क्या होता है, जो भी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर होता है उनका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है, बट यहाँ पर रूल्स जो हैं सेम फॉलो होते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो हम अपने फर्स्ट सैंक्शन प्लान में आ जाते हैं, और अब हम सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, जो कि है यहाँ पर एलिवेशन। एलिवेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर सैंक्शन प्लान में। और एलिवेशन में आपको ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं होता, बस एक सिंपल सा फ्रंट एलिवेशन आप दिखा सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन इसका सफिशिएंट होता है सैंक्शन प्लान में। तो फ्रंट एलिवेशन में आपको क्या क्या दिखाना है, ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह की तरफ आपको नहीं जाना है, एकदम सिंपल सा एलिवेशन आपको रखना है। थोड़ा बहुत अगर डिज़ाइन आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिखाया गया है, सामने की तरफ से देखने पर किस तरह का नज़र आएगा वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो सामने की तरफ से जिस तरफ से यहाँ पर एंट्रेंस होती है उसी साइड का आपको दिखाना है। प्लान का प्रोजेक्शन यूज करके आप यहाँ पर एलिवेशन बना सकते हैं। अब एलिवेशन में क्या क्या चीजें यहाँ पर जरूरी होती हैं, एक तो यहाँ पर आपकी हाइट वगैरह दिखाना जरूरी होता है। जनरली आप टोटल हाइट दिखा सकते हो, यहाँ पर जो हेडरूम है या मुमटी लेवल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एलिवेशन में दिखाना जरूरी होता है। ग्राउंड लेवल आपको दिखाना है, प्लिंथ का हाइट दिखाना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डिटेल्स इसमें आप दिखा सकते हो। अगर हम इस प्लान में देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ मेजरमेंट वगैरह नहीं दिखाया गया, बस यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर दिखाया गया है, ग्राउंड का सिंबल दिया गया है, एलिवेशन दिखाया गया है, और इसका स्केल जो है यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है और स्केल जो है यहाँ पर लिखा गया है। ओके, ये सारी चीज़ें एलिवेशन में दिखाई गई। दूसरे प्लान में देखते हैं हमने क्या दिखाया है। तो इस एलिवेशन में आप देख सकते हैं, इसमें भी सिंपल सा फ्रंट एलिवेशन बनाया गया है जिसमें थोड़े बहुत हैचिंग का यूज़ किया है, और यहाँ पर बस ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर ग्राउंड के लिए यहाँ पर जी का सिंबल, प्लिंथ दिखाया गया है और फ्रंट एलिवेशन लिखा गया है। इसके नीचे आप यहाँ पर इसका स्केल भी लिख सकते हो। आपको ये टोटल हाइट भी दिखाना ज़रूरी होता है। ओके, आप एक मेजरमेंट यहाँ पर टोटल हाइट का दिखा दीजिए, प्लिंथ का दिखा दीजिए। वैसे हाइट का टोटल वगैरह हम सेक्शन में भी दिखाते हैं। थर्ड सैंक्शन शीट हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो है हमारा सैंक्शन शीट, इसमें देखिए थोड़ा कलरफुल में बनाया गया है जिससे दिखने में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन दिखाया गया है, इसमें भी कुछ भी ज़्यादा दिखाया नहीं गया, हाइट वगैरह भी डायमेंशंस नहीं दिखाए गए। ओके, अब इसमें देखिए ये वाला देखिए फ्रंट एलिवेशन इस शीट में, इसका फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर कुछ रेलिंग्स वगैरह, पर्दे वगैरह भी दिखाए गए हैं। थोड़ा बहुत डेकोरेशन ज़्यादा आपको नहीं करना है इसमें, कुछ हैचिंग वगैरह प्लिंथ एरिया में दिखाई गई है, ग्राउंड का सिंबल दिया गया है, ईस्ट साइड एलिवेशन इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पर इसका हेडरूम भी यहाँ पर दिखाया गया है हमें। ओके, तो इस तरह से थोड़ा बहुत डिज़ाइन, थोड़ा बहुत हैचिंग का यूज़ करके आप एलिवेशन सिंपल बना सकते हो। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे शीट की कवर हो गई है। अब थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर जिनकी इमेजिनेशन अच्छी है उनके लिए ये आसान होता है, वो है यहाँ पर सेक्शन व्यू। तो हमारे फर्स्ट प्लान का हम सेक्शन व्यू देखते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा फर्स्ट प्लान का सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू में सबसे ज़्यादा डिटेल्स हमें एलिवेशन की दिखानी पड़ती हैं। सारे डायमेंशन, सारे मेजरमेंट्स यहाँ पर सेक्शन व्यू में आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिखाना हमें ज़रूरी होता है। सामने आप देख सकते हैं कि जब हम सेक्शन किसी भी फ्लोर प्लान का लेते हैं
तो यहाँ पर हमें सेक्शन लाइन दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लान में सबसे पहले सेक्शन लाइन दिखाइए और उसका डायरेक्शन दिखाइए कि किस डायरेक्शन से आप इस सेक्शन को बना रहे हो। लाइक इसको हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड से सेक्शन दिखाया है, मीन्स राइट साइड से देखने पर हमारा सेक्शन किस तरह से नज़र आएगा वो हमने दिखाया है। तो ये डायरेक्शन एरो ज़रूरी है इसमें दिखाना और इसका नाम भी देना ज़रूरी है, फ्रॉम ए टू ए डैश। ओके, ए टू, यहाँ से ए टू ए डैश। ये जो सेक्शन लाइन है आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से ऑफसेट में गया हुआ है, स्ट्रेट नहीं है, ऑफसेट में। तो काफ़ी बार हम स्ट्रेट सेक्शन लेते हैं, मगर अगर स्ट्रेट सेक्शन लेने पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन कट नहीं हो रहे, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टेयरकेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन व्यू में दिखाना। तो इसीलिए हमें सेक्शन लाइन जो है स्टेयरकेस के थ्रू से जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ऑफसेट लेना पड़ा यहाँ पर स्टेयरकेस का सेक्शन लेने के लिए। प्लस हमें बाथ एंड WC का भी यहाँ पर सेक्शन लेना ज़रूरी होता है, उसका सेक्शन दिखाना ज़रूरी होता है, इसलिए हमें WC बाथ को भी यहाँ पर कट करना पड़ा। आप चाहो तो 2 सेक्शन व्यू बना सकते हो, बट 2 क्यों बनाए जब हम यहाँ पर ऑफसेट लेके भी सेक्शन व्यू दिखा सकते हैं। ओके, तो 2 बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही प्लान में हमने क्या कर दिया, अपना बाथ एंड WC का भी एक सेक्शन दिखा दिया और यहाँ पर स्टेयरकेस की भी डिटेल्स दिखा दिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब हमने सेक्शन लाइन देख लिया, अब सेक्शन व्यू देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो सेक्शन व्यू में हमें देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो जो वॉल है वो बॉटम ग्राउंड से नीचे तक दिखाई गई है, कुछ एक्स्ट्रा आप भी दिखा सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है ग्राउंड लेवल से नीचे दिखाना, ये कंपल्शन नहीं है, ग्राउंड लेवल तक भी आप वॉल दिखा दें। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर जो प्लिंथ एरिया है इसमें अलग अलग यहाँ पर लेयर्स दिखाए गए हैं। प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया में अलग अलग लेयर्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट लेयर यहाँ पर स्टोन की लेयर है, इसी तरह से सैंड, ग्रेवल्स, अलग अलग फिनिशिंग लेयर, अलग अलग टाइप के लेयर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो फिनिशिंग लेयर भी दिखा सकते हो, ये सारे लेयर्स आप प्लिंथ एरिया में दिखा सकते हो। और अगर WC बाथ आ रहा है और सेक्शन में WC बाथ दिखाना है तो यहाँ पर आपको उसका संक एरिया और उसमें फिलिंग भी दिखाना जरूरी है। साथ ही साथ इसके साथ यहाँ पर देखिए इसके नेम भी यहाँ पर दिए गए हैं, सारे टेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी लेयर है। फर्स्ट ऊपर की लेयर यहाँ पर फ्लोरिंग लेवल है, यहाँ पर उसके बाद PCC की लेयर है, 4x8 का ग्रेड यूज़ किया गया है। मुरूम फिलिंग है, उसके बाद मुरूम फिलिंग है, रबल सॉइलिंग है यहाँ पर नीचे का लेयर। तो अलग अलग लेयर्स के नाम दिखाना आपको यहाँ पर ज़रूरी है। वॉल का थिकनेस क्या यूज़ किया गया है वो आउटर साइड का यहाँ पर दिखाया गया है। 0.23 मीटर के ब्रिक वॉल यहाँ पर दिखाए गए हैं। बाथ एंड WC यहाँ पर दिखाया गया है, इनके भी नाम जो भी रूम है यहाँ पर दिखा सकते हो, बाथ है, WC है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसकी हाइट भी दिखाई गई है, हाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इंटीरियर की हाइट दिखानी है, वो भी कहाँ से दिखाया गया है, देखिए फिनिश्ड लेवल टू यहाँ पर ऊपर जो है हमारा स्लैब लेवल जो है ऊपर का वहाँ तक दिखाया गया है, हमारा 3 मीटर का है। इसमें भी कंडीशन है, हाइट की भी लिमिट है यहाँ पर। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ये भी आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना होगा। गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर रूल सेट करती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करना होगा, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना होगा। मिनिमम अगर साइज देखी जाए, हाइट अगर देखी जाए तो जनरली 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, किसी भी अगर रेसिडेंशियल हो तो उसकी जो हाइट है वो 2.75 मीटर, और अगर आप फीट इंचेस में बोलो तो 9 फीट से यहाँ पर कम नहीं होनी चाहिए। ओके, 9 फीट से कम की हाइट बिल्कुल भी यहाँ पर डालना नहीं है। जनरली हम लोग 10 फीट की हाइट रखते हैं जो कि है यहाँ पर 3 मीटर्स। 3 मीटर में यहाँ पर आपका स्लैब का थिकनेस भी आ जाता है 4 से 5 इंच या फिर जनरली 6 इंच, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 6 इंच। तो 6 इंच का स्लैब आ जाता है, जो कि अंदर हमें जो हाइट मिलती है वो 9.5 फीट ओनली मिलती है। तो अंदर 9.5 फीट मिल जाती है और टोटल हाइट हमारी यहाँ पर 3 मीटर की हो जाती है। तो मिनिमम 9 फीट की हाइट आपकी होनी चाहिए। और अगर पार्किंग आपने रखी हुई है, पार्किंग एरिया की हाइट, तो पार्किंग एरिया में ज़्यादा नहीं 2.4 मीटर की मिनिमम हाइट होनी चाहिए पार्किंग लेवल की। ओके, 2.4 मीटर का मतलब आप समझ सकते हो 8 फीट की हाइट, 8 फीट मिनिमम आप रख सकते हो, 8 फीट से ज़्यादा रखना है। ओके, तो पार्किंग हाइट आपको पता चल गया, फ्लोर हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए पता चल गया। नॉर्मल फ्लोर हाइट 3 मीटर की होती है। तो ये हाइट वगैरह दिखाना ज़रूरी है। स्टेयरकेस का सेक्शन बनाना ज़रूरी है। इसमें बीम्स वगैरह भी आप दिखा सकते हो, बीम्स दिखा सकते हो, हैचिंग्स दिखा सकते हो।
और वॉल्स में आपको हैचिंग दिखाना ज़रूरी है। प्लस यहाँ पर देखिए सेक्शन में, यहाँ पर वॉल के सेक्शन में यहाँ पर लिंटल लेवल पे भी यहाँ पर लिंटल बीम भी दिखाया गया है। यहाँ पर छज्जा वगैरह बाहर निकले हुए हैं, उन्हें भी आपका उसका भी सेक्शन आपको दिखाना होगा। सारी चीज़ों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एमएस विंडो का मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। आरसीसी बीम एंड स्लैब यहाँ पर लिखा गया है, आरसीसी बीम एंड स्लैब हमने यूज़ किया है। पैरापेट वॉल यहाँ पर दिया गया है और इन सब की हाइट्स वगैरह भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए सारे हाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे जो प्लिंथ है यहाँ पर 0 to 0.6 मतलब 2 फीट की रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर 3.6 मीटर का यहाँ पर हमारा ग्राउंड लेवल से 3.6 मीटर का हमारा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है। 6.6 मीटर का यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लोर है। उसके बाद यहाँ पर 9.6 मीटर का यहाँ पर हमारा मुमटी लेवल है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पर हेडरूम की हाइट है। ओके, तो हेडरूम की हाइट भी जनरली 7 फीट से 8 फीट होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो 7 फीट रखना ज़रूरी है। हमारे दूसरे शीट में हम सेक्शन व्यू देखते हैं। देखिए हमारी ये एक शीट है, इसमें अगर हम देखें प्लान में देखते हैं सबसे पहले कि सेक्शन लाइन किस तरह से ली गई है। देखिए जनरली हमें टॉयलेट और स्टेयरकेस में यहाँ पर ऑफसेट लेना पड़ता है, क्योंकि एक लाइन में टॉयलेट और स्टेयरकेस आना मुमकिन नहीं है हर बार, तो हमें ऑफसेट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर सेक्शन लाइन जो है ऑफसेट लिया गया है और ये बाथ के थ्रू से और यहाँ पर स्टेयरकेस के थ्रू से यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सेक्शन व्यू किस तरह से बनाया गया है। देखिए यहाँ पर प्लिंथ लेवल में कोई भी हैचिंग फिलिंग वगैरह नहीं दिखाएगी, तो ये भी चलेगा, इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है, दिखाएंगे तो अच्छी बात है। इसका हाइट जो है, प्लिंथ की हाइट 0.85 मीटर रखी गई है, ज़्यादा रखी गई है। तो रोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्लिंथ की हाइट रखनी पड़ती है। जनरली 2 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद वॉल्स वगैरह नीचे तक दिखाए गए हैं। संक का एरिया दिखाया गया है कितना है, 200 mm थिकनेस यहाँ पर दिखाई गई है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बाथ दिखाया गया है, बाथ का हाइट जो है दिखाया गया है। यहाँ पर लॉफ्ट का भी कुछ स्पेस रखा गया है। आप देखते होंगे कि कभी कभी टॉयलेट के ऊपर स्टोरेज का सेक्शन होता है, तो स्टोरेज के लिए जो लॉफ्ट है वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब जहाँ पर देखिए, ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर जहाँ पर आपका ऑफसेट होता है, ये लाइन जो ऑफसेट आती है, वहाँ पर आपको इस तरह की लाइन दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए इस तरह की ये जो लाइन दिखाई गई है, ब्रेक लाइन यहाँ पर किया गया है, ये लाइन दिखाना ज़रूरी है कि ये जो है सेक्शन ऑफसेट करके हमने बनाया है। पिछले प्लान में भी ये चीज़ थी, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है एक लाइन, इस तरह से ब्रेक दिखाया गया है, ताकि इससे समझ आता है कि ये जो सेक्शन है वो ऑफसेट है, ऑफसेट डिस्टेंस पे बनाया गया है। ओके, तो ये लाइन दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर भी सेम चीजें की गई हैं। यहाँ पर एक चीज की कमी है, वो है नॉमेनक्लेचर की यहाँ पर कमी है। मीन्स यहाँ पर सभी के टैग्स, नेम्स वगैरह नहीं दिए गए, लाइक प्लिंथ हाइट, यहाँ पर संक हाइट वगैरह की, वॉल थिकनेस वगैरह सारी चीज़ें जो पिछले सेक्शन में थी वो नहीं दिखाएगी। वैसे वो चीज़ें कंपलसरी नहीं है, इसीलिए कोई कोई दिखाता है, कोई कोई नहीं दिखाता। ओके, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, इसलिए आपको जिस तरह से करना है वो आप कर सकते हैं, दोनों भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर देखिए टोटल हाइट बिल्डिंग की दी गई है, और यहाँ पर अंदर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इंटरनल हाइट भी दी गई है। इन्होंने 3.06 मीटर की हाइट रखी हुई है। यहाँ पर 2.1 मीटर की बात की रखी गई है, तो ये मिनिमम हाइट है, याद रखिए 2.1 मीटर, जो कि यहाँ पर 7 फीट होती है। तो ये मिनिमम हाइट है, इतनी तो होनी चाहिए। और संख भी 200 mm का यहाँ पर कम से कम होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैरापेट में यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, पैरापेट दिखाया गया है, तो ये नाम आप इजीली दिखा सकते हो, लॉफ्ट, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, पैरापेट वॉल। और यहाँ पर पैरापेट वॉल 1.05 मीटर की है, और जो यहाँ पर हाइट दी गई है देखिए, तो ये 2.44, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रखी गई है, आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरह से रखना चाहते हो। देखिए इसमें सेक्शन में बीम्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर भी बीम्स हैं उनके भी सेक्शन यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो बीम अच्छे से दिखाइए आप, जहाँ पर भी बीम आते हैं आपको कुछ मुश्किल नहीं है बीम्स दिखाना। तो ये हमारा इसका भी सेक्शन हमने देख लिया। और यहाँ पर एक चीज़ डालना ज़रूरी है, सेक्शन एट AA, ये जो नाम लिखा हुआ है सेक्शन A to A- लिखना है। कई बार क्या होते हैं कि एक ही शीट में 2 या 3 सेक्शन व्यू भी होते हैं, तो इस नाम से हमें पता चलेगा सेक्शन लाइन और सेक्शन व्यू में रिलेशन बताने के लिए आपको यहाँ पर ये नाम यहाँ पर डालना ज़रूरी है, यहाँ पर भी और ये सेक्शन लाइन में भी। कई बार क्या होता है कि प्लान में एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर सेक्शन लाइन्स होते हैं, तो किस सेक्शन लाइन का सेक्शन व्यू कहाँ पर दिखाया गया है वो आपको इस नाम से ही पता चलेगा। ठीक है,
तो इसलिए ये नाम दिखाना ज़रूरी है, A to A, B to B, C to C, जितने भी सेक्शन आप लेना चाहते हो। तो ये हमारा हो गया सेकंड प्लान। ये हम थर्ड प्लान में देखते हैं सेक्शन व्यू। तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, इसमें दिखाने का तरीका अलग है। देखिए कुछ यहाँ पर ग्राउंड लेवल लिखा गया है, प्लिंथ लेवल यहाँ पर लिखा गया है, ग्राउंड फ्लोर स्लैब यहाँ पर लिखा गया, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, पैरापेट, इन सब का डिस्टेंस, हाइट वगैरह दिखाया गया है। यहाँ पर छज्जा कितना बाहर है उसका डिस्टेंस 0.45 दिखाया गया है। टोटल जो हाइट दी गई है 3.06 की यहाँ पर ली गई है। WC बाथ का यहाँ पर हाइट 2.1 मीटर का लिया गया है। लॉफ्ट एरिया छोड़ा गया है। संक यहाँ पर 0.2 मीटर का छोड़ा गया है, इस तरह से दिखाया गया है। स्टेयरकेस का सेक्शन यहाँ पर लिया गया है। लिंटल बीम के साथ यहाँ पर हमारा छज्जा भी दिखाया गया है। यहाँ पर प्लिंथ बीम भी दिखाना ज़रूरी है, ये सारे बीम्स दिखाना ज़रूरी है आपको। यहाँ पर आपका देखिए हेडरूम की हाइट वगैरह दिखाना, आप चाहो तो यहाँ पर राइजर ट्रेड भी दिखा सकते हो, ये भी दिखाना ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर दिखा सकते हो, नीचे भी यहाँ पर राइजर एंड ट्रेड की हाइट यहाँ पर दिखा सकते हो। तो सारी चीज़ें देखिए, किसी किसी में कुछ चीज़ें नहीं है, किसी किसी में दी गई हैं। तो ये चीज़ें आप अपने प्लान में ऐड कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें ऐड हो सके अच्छी चीज़ें वो ऐड ज़रूर कीजिए, ताकि आपका प्लान जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोफेशनल यहाँ पर दिखाई दे। ओके, सेक्शन ऐड A to A यहाँ पर लिखा गया है। A to A सेक्शन देखिए किस तरह से लिया गया है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन सेक्शन लिया गया है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेने की वजह से कोई भी यहाँ पर लाइन बीच में आई नहीं, यहाँ पर जिगजैग लाइन, ब्रेक लाइन दिखाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो ये स्ट्रेट लाइन सेक्शन था, क्योंकि स्टेयरकेस, बाथ, WC एक ही लाइन में कट हो रहे हैं। तो इस तरह से कट किया गया है इसे। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो सेक्शन व्यू को। लास्ट सेक्शन व्यू देखते हैं। ये देखिए कलरफुल सेक्शन व्यू बनाया गया है। हमारे जो डायमेंशन है उनको यहाँ पर डार्क कलर में दिखाया गया है, ताकि ये ज़्यादा हमें शीट में ज़्यादा हाईलाइट ना हो, हमारा प्लान मेन हाईलाइट होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, राइजर ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लिंटल बीम, छज्जा दिखाया गया है, टोटल हाइट दिखाई गई है बिल्डिंग की, इंटरनल हाइट वगैरह दिखाई गई है। तो देखिए इंटरनल हाइट 3.06 मीटर की। यहाँ पर प्लिंथ बीम, बेडरूम वगैरह जो भी रूम कट हो रहे हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। WC बाथ, उनकी हाइट, लॉफ्ट वगैरह दिखाई गई है। तो ये जो कलर ब्लैक में डायमेंशन दिया गया है, याद रखिए कि ये जब प्रिंट होगा तो ब्लैक कलर वाइट पेज पे प्रिंट होगा, तो ये अच्छे से नज़र आएगा। और जो वाइट लाइन्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लैक हो जाती हैं। ऑटोकैड की वाइट लाइन ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाती हैं। तो ये जो ब्लैक कलर है ऑटोमेटिकली ये वाइट कलर में नज़र आएगा, बट ब्लैक शीट में नज़र नहीं आएगा। कोई कोई क्या करते हैं, यहाँ पर हम जब ऑटोकैड का प्लान बनाते हैं तो ब्लैक की जगह वो लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं, लाइक ग्रीन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो ग्रीन वगैरह लाइट कलर आप यूज़ करोगे तो आपका ऑटोकैड में तो देखना आसान हो जाएगा, बट जब आप उसे वाइट पेज पे प्रिंट करोगे तो ब्लू कलर, ग्रीन कलर ये ज़्यादा डार्क नज़र नहीं आते, बिल्कुल लाइट कलर में नज़र आते हैं। तो जो चीज़ें आपको शीट में डार्क दिखानी है तो उन्हें अच्छे से कलर कीजिए, ताकि शीट में वो प्रॉपरली नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कुछ हैचिंग्स भी यहाँ पर प्लिंथ में दिखाई गए हैं। संक 0.2 मीटर थिक दिखाई गई है, और सारे हाइट वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेक्शन व्यू और स्केल यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हमारे चारों शीट के हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हमारे सैंक्शन शीट में डालना ज़रूरी है, वो है यहाँ पर साइट प्लान। साइट प्लान यहाँ पर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइट प्लान में देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पर हमारा देखिए साइट प्लान दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये हमारा साइट प्लान है। और इस साइट प्लान में देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो साइट प्लान में आपका प्लॉट यहाँ पर दिखाया जाएगा। प्लॉट दिखाना, प्लॉट की बाउंड्री दिखाना डार्क में ज़रूरी है, और उसमें कितने एरिया में आपने अपने बिल्डिंग को बनाया है वो आपको दिखाना ज़रूरी है। मीन्स आपका यहाँ पर बिल्टअप एरिया ही आएगा, और इसमें आपका पार्किंग वगैरह जो छोड़ा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। ओके, पार्किंग स्पेसेस नहीं भी दिखाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो बिल्टअप एरिया में कंसीडर नहीं होता। याद रखिए पार्किंग एरिया बिल्टअप एरिया में कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पार्किंग एरिया वगैरह। तो आप सिंपल अपने बिल्डिंग का बिल्टअप बाउंड्री दिखा दीजिए, और उसके बाद अपने प्लॉट की बाउंड्री दिखा दीजिए, उसके बाद अपने बिल्डिंग का यहाँ पर बाउंड्री दिखा दीजिए, बिल्टअप एरिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेप्टिक टैंक जहाँ पर बनाएंगे उसका लोकेशन आप दिखा सकते हो। साइट प्लान है इसलिए ये सारी चीज़ें दिखाना जरूरी है। और सेप्टिक टैंक का यहाँ पर आउटलेट भी यहाँ पर आप दिखा सकते हो। आउटलेट कहाँ से होगा, इनलेट कहाँ से आप दिखा सकते हो, जो वाटर सप्लाई होगा वो इनलेट कहाँ से होगा उसका एक लाइन दिखा सकते हो आप। उसके बाद इसमें सेटबैक डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेटबैक डिस्टेंस दिखाना। ओके, सेटबैक डिस्टेंस अलग अलग इसके
रूल्स हैं, आपके प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग ये रूल्स सेट होते हैं। अगर आपका प्लॉट एरिया छोटा है तो आप कम सेटबैक डिस्टेंस छोड़ोगे, और अगर आपका प्लॉट एरिया ज़्यादा है, बड़ा है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा सेटबैक डिस्टेंस छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर हमारा प्लॉट छोटा है और अगर हम साइड में अगर सेटबैक डिस्टेंस ज़्यादा छोड़ देंगे तो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए एरिया ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल आता है कि आप छोटा स्पेस है तो उसके लिए कम सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना है, बड़ा स्पेस आपके पास प्लॉट एरिया बड़ा है तो आपको ज़्यादा सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना है। इसने क्या किया है, चारों तरफ से यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, तो इसे चारों तरफ से यहाँ पर वेंटिलेशन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, ओनली फ्रंट साइड से हम लोग छोड़ते हैं सेटबैक डिस्टेंस, कभी कभी फ्रंट एंड बैक से छोड़ते हैं, कभी कभी हम यहाँ पर 3 साइड से सेटबैक डिस्टेंस छोड़ते हैं, और कभी कभी हम चारों तरफ से यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस छोड़ते हैं अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसके रूल्स देख सकते हो, क्या रूल्स हैं, कितना सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना ज़रूरी है। तो ये तो सेटबैक डिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट, आपने जो आपका बिल्टअप एरिया दिखाया हुआ है, बाउंड्री लाइन दिखाई गई है अपने कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें आपको सारे डायमेंशंस दिखा देने हैं कि हर लाइन के आप डायमेंशंस कितने हैं, वो सारी चीज़ें दिखा देनी है। प्रपोज्ड वर्क इन प्लॉट, प्लॉट का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लॉट नंबर भी रख सकते हो। यहाँ पर डायमेंशन अच्छे से दिखा दीजिए, प्लॉट के डायमेंशन अच्छे से दिखा दीजिए। प्लॉट के डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हैं। टोटल प्लॉट का डायमेंशन यहाँ पर दिखा दीजिए। रोड्स आपको यहाँ पर दिखाना ज़रूरी है, फ्रंट से रोड जा रहा है, साइड से रोड जा रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी है जहाँ पर भी रोड है, और उनकी विड्थ भी यहाँ पर आपको डालना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप साइट प्लान लिख सकते हो, और उसका जो भी स्केल होगा वो उसके नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट प्लान में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो है साइट प्लान जो है यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर साइट प्लान दिखाया गया है, सेम चीज़ें दिखाई गई हैं साइट प्लान में। देखिए बाउंड्री लाइन यहाँ पर दिखाई गई है, प्रपोज्ड वर्क का एरिया दिखाया गया है, कितने एरिया में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है, उनके सारे आउटर के डायमेंशंस यहाँ पर अच्छे से दिखाए गए हैं। देखिए आउटर में दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद सेटबैक डिस्टेंस वगैरह सारे डायमेंशंस दिखाए गए हैं। प्लॉट थोड़ा सा यहाँ पर एंगल में है तो सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर प्लॉट के अलग अलग एक्स्ट्रा डायमेंशंस दिखाए गए हैं। यहाँ पर सेप्टिक टैंक की लोकेशन दिखाई गई है। यहाँ पर हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जहाँ पर भी एरिया है वो दिखाया गया है। आउटलेट दिखाया गया है, इसका वाटर सप्लाई इनलेट यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर हमारा रोड का जो है वो भी दिखाना ज़रूरी है। आई थिंक इसमें नहीं दिखाया गया, बट वो दिखाना यहाँ पर दिखाया गया। देखिए 6 मीटर वाइड रोड यहाँ पर लिखा गया है। ओके, साइट प्लान स्केल के साथ यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं। नेक्स्ट प्लान में देखते हैं यहाँ पर साइट प्लान में क्या दिखाया गया है। साइट प्लान यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये हमारा साइट प्लान, और साइट प्लान में देखिए बाउंड्री को यहाँ पर कलरफुल दिखाया गया है। इसलिए कलरफुल अगर आप लेयर्स में बनाएंगे कलरफुल तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है, सारी चीज़ें अलग अलग अच्छे से समझ आती हैं। तो देखिए यहाँ पर रोड दिखाया गया है, रोड की विड्थ दिखाई गई है, ड्रेनेज की लाइन यहाँ पर दिखाई गई है, इनलेट वाटर सप्लाई दिखाया गया है, बाउंड्री है हमारे प्लॉट की, उसके यहाँ पर डायमेंशंस दिखाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है सेटबैक डिस्टेंसेज हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं चारों तरफ से। पार्किंग का एरिया दिखाया गया है, उसमें यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन दिखाया गया है। बाकी प्रपोज्ड वर्क यहाँ पर देखिए हैचिंग में हमें रेड कलर में दिखाया गया है। तो हैचिंग का प्रपोज्ड वर्क जो है ये होगा, प्लॉट नंबर भी इसमें दिखा सकते हो। प्लॉट नंबर यहाँ पर दिखाया, देखिए साइट प्लान स्केल के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 1-2 चीज़ें और दिखानी चाहिए थी, जो कि है यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, यहाँ पर सेप्टिक टैंक, ये सारी चीज़ें दिखा सकते थे। ओके, साइट प्लान इसका भी हो गया। अब लास्ट प्लान का देखते हैं साइट प्लान किस तरह से बनाया गया है। ये है हमारा साइट प्लान। इसमें देखिए ये सिंपल सा साइट प्लान है, रेक्टेंगुलर हमारा साइट है रेड कलर में। उसके अंदर हमारा जो है प्रपोज्ड साइट वर्क जो है यहाँ पर दिखाया गया है हैचिंग में, हैचिंग डालना ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पर हमें सेटबैक डिस्टेंस चारों तरफ से छोड़ा गया है वो दिखाया गया है। सारे प्लॉट के डायमेंशंस दिखाए गए हैं, प्रपोज्ड वर्क जो एरिया में हो रहा है उसके डायमेंशंस दिखाए गए हैं। सेप्टिक टैंक का यहाँ पर आउटलेट दिखाया गया है, ड्रेनेज लाइन, और यहाँ पर इनलेट वाटर सप्लाई दिखाया गया है। ओके, प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पर टैंक दिखाया गया है लोकेशन, और उसका आउटलेट भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें साइट प्लान में होना ज़रूरी है। तो साइट प्लान हमने अच्छे से देख लिया है। उम्मीद है साइट प्लान आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्या क्या कंटेंट उसमें आपको दिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें शीट में दिखाना ज़रूरी है वो है यहाँ पर एरिया की प्लान। एरिया की प्लान कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए
ये है हमारा एरिया की प्लान। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा साइट प्लान है, एरिया की प्लान है और बाकी के जो प्लान है वो छोटे स्केल में दिखाए गए हैं कंपेयर टू प्लान एलिवेशन सेक्शन। तो इनका स्केल अलग है और इनका स्केल अलग है। आई थिंक ये 1:200 में दिखाए गए हैं और ये 1:100 में दिखाए गए हैं। ये जो प्लान फ्लोर प्लान है 1:100 में प्रिंट होंगे और ये जो है हमारे 1:200 में, मतलब इनसे हाफ साइज में प्रिंट होंगे। ओके, तो हाफ साइज का इसमें यूज़ किया गया है क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा यहाँ पर एरिया की प्लान दिखाएंगे तो हमारे शीट में यहाँ पर अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। एक शीट में आपको 2 शीट यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर छोटा सा बिल्डिंग है तो एक शीट में आप अरेंज करने की कोशिश कीजिए, वरना 2 से 3 शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया की प्लान में देखिए क्या दिखाना ज़रूरी है। एरिया की प्लान में मेनली यहाँ पर आपको आपका जो बिल्टअप एरिया है उसके कैलकुलेशन दिखाना ज़रूरी है। बिल्टअप एरिया को दिखाना ज़रूरी है, उसके डिटेल्स दिखाना ज़रूरी है। तो एरिया की प्लान में यहाँ पर क्या किया गया है, एक तो जो भी हमारा बिल्टअप एरिया है, पार्किंग इसमें नहीं आएगा, याद रखिए बिल्टअप एरिया में पार्किंग नहीं आता, तो पार्किंग वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन होने वाला है एरिया में वो बाउंड्री आपको दिखाना है। उसे इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, ABCDEF। इस तरह से डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होता है, आपके कैलकुलेशंस यहाँ पर आसान हो जाते हैं। आप हैंड कैलकुलेशन करके भी इसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। हैंड कैलकुलेशन से भी कर सकते हो और यहाँ पर कंप्यूटर से भी कर सकते हो। कंप्यूटर से तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट किसी को अगर हैंड कैलकुलेशन करना है तो वो इजीली इस ब्लॉक के थ्रू कर सकता है। जस्ट आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है ABCD, जो कि नीचे भी किया गया है। देखिए प्लस ABCD का ब्लॉक जो है वो स्क्वायर मीटर में एरिया निकाला गया। तो एरिया की प्लान एरिया का स्टेटमेंट निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आप यहाँ पर इस प्लान में देखिए, इसका क्या था कि इसका जो प्लॉट आप देख रहे हो वो यहाँ पर एंगल में था, मतलब यहाँ पर रेक्टेंगुलर नहीं था यहाँ पर प्लॉट, तो उसकी वजह से इसने इसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में डिवाइड नहीं किया है, इसने इसे ट्रायंगल में डिवाइड किया है। सारे देखिए लाइन्स यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप के हैं। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके आपको यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं और चारों ट्रायंगल के यहाँ पर डायमेंशंस हमें दिए गए हैं, जिससे हम इसका एरिया फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो एरिया कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हो, ट्रायंगुलर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्लॉट एरिया की प्लान। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एरिया की प्लान। देखिए इसने भी रेक्टेंगुलर सेक्शंस में डिवाइड किया है, A एंड B रेक्टेंगुलर सेक्शंस में। A का यहाँ पर अलग से एरिया दिखाया गया है, B का अलग से। B यहाँ पर पार्किंग है, तो ये हमारा बिल्टअप एरिया में कंसिडर नहीं होगा। इसमें डायमेंशंस प्लॉट के दिखाना ज़रूरी है, याद रखिए प्लॉट के सारे डायमेंशंस आपको दिखाना ज़रूरी है। इसमें देखिए, आप देखिए इस प्लॉट को किस तरह से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। आप इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। बड़े रेक्टेंगल का यहाँ पर 20 मीटर बाय 6.88 मीटर का एरिया कैलकुलेट करके उसमें से B को माइनस कर सकते हो। टोटल एरिया फाइंड आउट कीजिए, उसमें से B को माइनस कर दीजिए, आपको A का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से 2 पोर्शन में भी आप डिवाइड कर सकते हो। डायमेंशंस दिखाना ज़रूरी है, ब्लॉक्स में डिवाइड करना ज़रूरी है यहाँ पर। अब लास्ट यहाँ पर हमारा प्लान देखते हैं, इसमें क्या किया गया है एरिया की प्लान में। तो ये जो है बिल्कुल रेक्टेंगुलर सा एरिया था, तो इसमें सिर्फ लेंथ एंड विड्थ दिखाई गई है। देखिए एरिया की प्लान में प्लॉट दिखाया गया है, प्लॉट की वजह से ज़रूरत इसमें नहीं है, बस आपको यहाँ पर आपका जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो वाला लेंथ एंड विड्थ दिखा सकते हो, बस आपका काम यहाँ पर हो गया। ये ग्राउंड फ्लोर का है एंड फर्स्ट फ्लोर का है। अगर ग्राउंड फ्लोर का एरिया और फर्स्ट फ्लोर का एरिया जो है अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको। अगर दोनों का एरिया सेम है तो आप एक बना देंगे, नीचे आपको लिखना होगा ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। ओके, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर अगर सेम है तो एक बनाइए, अलग अलग है तो आपको अलग अलग बनाना ज़रूरी है। तो ये हमने एरिया की प्लान के बारे में जान लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान आपको दिखाना ज़रूरी है। एक सिंपल सा लोकेशन प्लान आप यहाँ पर 2D में बना सकते हो। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया है, आसपास का कुछ एरिया दिखाया गया है, कुछ प्लॉट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। लोकेशन प्लान बनाने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि जो भी सर्वेयर है या फिर कोई भी अगर आपके प्लॉट तक जाना चाहे तो वो किस रोड से किस तरह से जा सकता है। इसमें आपकी प्लॉट की लोकेशन और आपके प्लॉट तक जाने के लिए रोड्स और रोड्स को
मेन रोड से कनेक्ट करना ज़रूरी है ताकि कोई भी सर्वेयर आसानी से आपके प्लॉट तक पहुंच सके। इस प्लान में भी लोकेशन प्लान आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखाया गया है। स्केल वगैरह इसमें ज़रूरी नहीं है, नॉट टू स्केल आप डाल सकते हो, NTS नॉट टू स्केल, NTS आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्केल में इसे प्रिंट करना ज़रूरी नहीं है, आपको बस यहाँ पर आसपास के रोड्स प्लॉट्स दिखाने हैं और आपका प्लॉट इसमें से कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी है। इसमें आई थिंक यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला प्लॉट नंबर 7 यहाँ पर है, तो ये दिखाना, हैचिंग से दिखा देंगे तो अच्छा होगा। इसमें नहीं दिखाया गया बट हैचिंग से आप दिखा सकते हो आपका लोकेशन प्लान में आपका प्लॉट। तो ये सिंपल सा आपको बनाना है। एक्यूरेट प्लॉट्स डालने की ज़रूरत उतनी भी नहीं है, आप फ्री हैंड बना सकते हो इसे लोकेशन प्लान को। अब इसमें देखते हैं लोकेशन प्लान कहाँ दिया गया है। ये सिंपल सा लोकेशन प्लान, रोड्स दिखाए गए हैं और यहाँ पर प्लॉट नंबर 5 दिखाया गया है, सिंपल सा बनाया गया है। नॉट टू स्केल दिखाया गया है, ये स्केल में नहीं है, NTS आप लिख सकते हो, नॉट टू स्केल। इसमें भी देख सकते हो लोकेशन प्लान यहाँ पर दिखाया गया है, लोकेशन प्लान। इसमें ये देखिए, ये हमारा प्लॉट है और आसपास का यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट दिखाया गया है लैंड का, उसके कुछ डायमेंशंस भी दिखाए गए हैं, रोड के डायमेंशंस दिखाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छे प्रोफेशनल तरीके से इसे बनाया गया है। NA प्लॉट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, इसका CS नंबर वगैरह, पार्ट एरिया, स्क्वायर मीटर वगैरह इसमें बताया गया है और अपने प्लॉट का जो है डायमेंशंस भी इसमें दिखाए गए हैं। तो ये होता है लोकेशन प्लान। और एक चीज़ इसमें ऑप्शनल है बट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ पर गूगल मैप से जो है इमेज कैप्चर करके लगा सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। कहीं कहीं पर ये कंपलसरी भी होता है, आपको चेक करना होगा कंपलसरी है या नहीं आपके एरिया में। आप क्या कर सकते हो, गूगल मैप से आपके प्लॉट का एक इमेज, आसपास के एरिया का और आपके प्लॉट का इमेज यहाँ पर लेके यहाँ पर आप अपनी शीट में लगा सकते हो। ओके, गूगल इमेज आप ले सकते हो, इसे हम मैप बोल सकते हैं, गूगल मैप या फिर गूगल इमेज। यहाँ पर भी एक छोटा सा लोकेशन प्लान बनाया गया है। बाकी के इसमें लोकेशन वो गूगल मैप का वगैरह नहीं दिखाया गया क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल है गूगल मैप को दिखाना लोकेशन में। उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको डायरेक्शन दिखाना है। डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन दिखा दीजिए बस, उससे ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना आपको आपके शीट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो डायरेक्शन दिखा दीजिए इस शीट में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर एरिया कैलकुलेशन या फिर एरिया स्टेटमेंट। एरिया स्टेटमेंट एंड एरिया कैलकुलेशन अप्रूवल शीट, सैंक्शन शीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे अच्छे से कैलकुलेट करना, अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो एरिया कैलकुलेशन है इसी पर डिपेंड होता है कि आपको यहाँ पर परमिशन मिलेगी या नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ चेक की जाती है वो है यहाँ पर एरिया स्टेटमेंट। जो भी परमिसिबल FSI उस एरिया का दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर बिल्टअप एरिया एक्वायर किया है या नहीं, ये चीज़ें देखने के लिए आपको यहाँ पर एरिया कैलकुलेशन एंड एरिया स्टेटमेंट डालना ज़रूरी है। जैसा कि इस शीट में दिखाया गया है, देखिए शीट के अंदर ही यहाँ पर आपके सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी गई हैं। तो क्या क्या कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो एरिया कैलकुलेशन फॉर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान बना है उसका एरिया कैलकुलेट किया गया है। एरिया A एंड एरिया B, यहाँ पर देखिए ये जो दो ब्लॉक्स हमने एरिया की प्लान्स में डिवाइड किए हुए हैं एरिया की प्लान में ग्राउंड फ्लोर के, तो इन दोनों का एरिया यहाँ पर A एंड B, A का एरिया एंड B का एरिया यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। 7.29 मीटर बाय 8.06 मीटर इक्वल टू इतना स्क्वायर मीटर हो रहा है। तो जनरली स्क्वायर मीटर में ही आपको दिखाना पड़ता है। एरिया B यहाँ पर जो है इसका कैलकुलेशन करके स्क्वायर मीटर बनाया गया है और दोनों का यहाँ पर टोटल ग्राउंड फ्लोर एरिया कैलकुलेट किया गया है 60.95 स्क्वायर मीटर। 60.95 स्क्वायर मीटर का आपका बिल्टअप एरिया ग्राउंड फ्लोर में यूज़ हो गया है। अब सेकंड फ्लोर में यहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। सेम चीज़, A का यहाँ पर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, B का एरिया कैलकुलेट करना है। इस तरह से लिखना है आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ब्लॉक A, ब्लॉक B और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्क्वायर मीटर और टोटल बिल्टअप एरिया फॉर फर्स्ट फ्लोर। तो टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का, ये आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेनी है ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर जितने भी फ्लोर्स हैं आपके 10 फ्लोर हैं, 10 के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आपका फर्स्ट फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक सेम बिल्टअप एरिया है, सेम प्लान है, सेम फ्लोर प्लान है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक कैलकुलेशन आप कीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हो एरिया फॉर
1 to 10th फ्लोर, ओके 1 to 10th फ्लोर, इस तरह से 1 to 5 फ्लोर, जहाँ तक भी सेम एरिया है वो आप सेम यहाँ पर लिख सकते हो। सबका अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग एरिया है तो आपको अलग अलग यहाँ पर कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का एरिया कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट फ्लोर का एरिया कैलकुलेट कर लिया, टोटल बिल्टअप एरिया आप कैलकुलेट करते हैं। टोटल बिल्टअप एरिया क्या होगा? ग्राउंड फ्लोर का टोटल बिल्टअप एरिया प्लस फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पर टोटल बिल्टअप एरिया, दोनों को अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा यहाँ पर हमारा। टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर, टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ फर्स्ट फ्लोर, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई है। टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ पर हमें मिल गया है 121.9 स्क्वायर मीटर्स। तो ये हमें टोटल बिल्टअप एरिया मिल गया है हमारे बिल्डिंग का, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टोटल बिल्टअप एरिया आपने FSI के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्वायर किया या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद है आपको FSI के बारे में पता होगा। FSI का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये एक वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर दी जाती है आपके प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर बिल्टअप एरिया यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा बिल्टअप एरिया की बिल्डिंग आप यहाँ पर नहीं बना सकते, या फिर आपको परमिशन ही नहीं दी जाएगी, ओके। इसीलिए यहाँ पर टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, ताकि यहाँ पर FSI के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चेक कर पाए। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे FSI का स्टेटमेंट दिया गया है। उम्मीद है आपको FSI के बारे में पता होगा। ये एक वैल्यू होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है, ताकि यहाँ पर आपका जो बिल्टअप एरिया है उसको कंट्रोल कर सके, ओके। नहीं तो क्या होगा कि लोग यहाँ पर छोटे से एरिया में यहाँ पर 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए इन फ्लोर्स को कंट्रोल करने के लिए FSI दिया जाता है, और FSI के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अगर आपका प्लान उस FSI के अकॉर्डिंग होगा, अगर आपका बिल्टअप एरिया उस FSI के अकॉर्डिंग होगा, विद इन लिमिट होगा, तभी आपको यहाँ पर आपका जो प्लान है वो सैंक्शन किया जाएगा, अप्रूवल मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए FSI स्टेटमेंट क्या किया गया है। ग्राउंड फ्लोर के लिए जो FSI हमने यूज़ किया है रेसिडेंशियल FSI, यहाँ पर हमने यूज़ किया है, कमर्शियल के लिए भी यूज़ करते हैं तो वो भी आप अलग से डाल सकते हो, बट रेसिडेंशियल के FSI हमने यूज़ किया है 60.95 ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में इतना। तो ये हो गया हमारा टोटल FSI, और यहाँ पर टोटल FSI हमने यूज़ किया है 121.9 स्क्वायर मीटर। अब हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दिखाई गई है। परमिसिबल बालकनी 15%। तो यहाँ पर क्या होता है कि बालकनी हम अपने टोटल बिल्टअप एरिया का 15% ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा बालकनीज हम यहाँ पर नहीं बना सकते, ओके। परमिसिबल बालकनी यहाँ पर 15% ही होती है, ओके। बिल्टअप एरिया में आप यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर बालकनी जो है 15% निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बालकनी नहीं निकाली गई फ्लोर में, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये जो है बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है, इसमें कोई भी बालकनी नहीं है। दूसरे भी शीट्स में आपको दिखा देता हूँ कि शीट्स और शीट में यहाँ पर किस तरह से इन एरिया कैलकुलेशन को दिखाया गया है। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट प्लान जो हमारा था, इसमें देखिए किस तरह से दिखाया गया है। तो ये ब्लॉक्स जो हैं हमने बनाए थे एरिया की प्लान में, इन ब्लॉक्स का सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉक ABCD लिखा गया है, और उनके अलग अलग एरिया स्क्वायर मीटर में यहाँ पर कैलकुलेट किए गए हैं। कैलकुलेट होने के बाद टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ पर हमें दिखाया गया है। तो टोटल बिल्टअप एरिया हमें मिल गया, बाकी कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई गई। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए, सेप्टिक टैंक का सेक्शन दिखाया गया है, और यहाँ पर प्लान दिखाया गया है सेप्टिक टैंक का। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप दिखा सकते हो सेप्टिक टैंक की डिटेल्स, बट इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉपी करके डायरेक्ट आप अपनी शीट में यूज़ कर सकते हो। तो ये देख सकते हो इस तरह का सेप्टिक टैंक का डिटेल्स आपको दिखा सकते हो अपने प्लान में, बट ये कंपल्सन नहीं है। इसमें जो है ये डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट किया गया है क्योंकि इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों ही यहाँ पर सेम है। इस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेट किया गया है, और यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं दिए गए। बाकी के जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं एरिया स्टेटमेंट में, टोटल बिल्टअप एरिया। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती हैं इस इंडेक्स के अंदर। तो एरिया स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया देखिए। टोटल प्लॉट एरिया, प्लॉट का एरिया दिखाया गया है। अलाउड FSI, अलाउड FSI कितना दिया गया है 1 इक्वल टू 0.88। अलाउड FSI 1 का दिया गया है, और हमने यूज़ किया है 0.88, ओके। इसमें लिखा गया है डायरेक्टली 0.88 हमने यूज़ किया, और FSI की वैल्यू 1 दी गई थी। FSI 1 का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए सिंपल में। 1 FSI का मतलब है जितना भी आपका प्लॉट एरिया है 242
स्क्वायर मीटर, उतने ही स्क्वायर मीटर का आप यहाँ पर बिल्टअप एरिया का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब 242.64 स्क्वायर मीटर का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या है, सेटबैक डिस्टेंस छोड़ते हैं। अगर हम पूरे एरिया में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बना ले, पूरे अपने प्लॉट के एरिया में कंस्ट्रक्शन बना लें, तो यहाँ पर ना ही हमें वेंटिलेशन मिलेगा, ना ही सेटबैक डिस्टेंस यहाँ पर छूट पाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते जनरली। सारा एफएसआई हम जो है ग्राउंड फ्लोर में ही यूज़ नहीं करते। हम थोड़ा सा एफएसआई हम ग्राउंड फ्लोर में यूज़ करते हैं और जो बचा हुआ है वो फर्स्ट फ्लोर में यूज़ करते हैं। तो 2 फ्लोर में यूज़ करना है तो उसे डिवाइड करना होगा। लाइक अगर हमें यहाँ पर 242 स्क्वायर मीटर का यहाँ पर एरिया यूज़ करना है, तो इसका आधा हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाएंगे और इसका आधा हम फर्स्ट फ्लोर में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका आधा आधा हम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो इसने क्या किया है, 0.88% ही यूज़ किया है, 0.88 ही यूज़ किया है विद इन लिमिट। 1 से नीचे यूज़ करना है आपको। कैसे, देखिए प्रपोज बिल्टअप एरिया कितना है, इसका प्लॉट एरिया है यहाँ पर 242 और इसका बिल्टअप एरिया देखिए यहाँ पर 213.24 स्क्वायर मीटर इसने यूज किया है। किस तरह से इसने यूज किया, तो ग्राउंड फ्लोर में इसने यूज किया यहाँ पर 96.63 स्क्वायर मीटर और फर्स्ट फ्लोर में यूज किया 116.6 स्क्वायर मीटर। तो दोनों फ्लोर में थोड़ा थोड़ा बिल्टअप एरिया इसने यूज किया। टोटल बिल्टअप एरिया यूज किया 213.24 स्क्वायर मीटर, मीन्स यहाँ पर 0.88 एफएसआई का यूज किया। 1 से नीचे यूज करना है आपको। ओके, मीन्स आप बोल सकते हो 88% यूज किया है। ठीक है, 88% हमने यूज कर लिया। अभी भी हमारा एफएसआई बचा हुआ है यहाँ पर 12% का। आप चाहो तो उसमें थर्ड फ्लोर पे उसका यूज कर सकते हो, थर्ड फ्लोर पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से एरिया स्टेटमेंट इसमें दिखाया गया है। इससे भी अच्छे से आप इफेक्टिव तरीके से दिखा सकते हो। दूसरे प्लान में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही पूरा टेबल यहाँ पर बनाया गया है साइड में। इन टेबल्स में इसकी वैल्यूज़ पुट की जाती है। तो एक बार आप बना के रख सकते हो इस तरह का टेबल, या फिर इसी शीट को कॉपी कर सकते हो। आपको कैड ऐप में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमें हमारे जो कैलकुलेशंस है वो दिए गए हैं। तो एरिया स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए क्या क्या किया गया है। टोटल एरिया ऑफ CS नंबर 990, मीन्स ये प्लॉट का एरिया दिखाया गया है। तो प्लॉट का टोटल एरिया यहाँ पर 1067.7 स्क्वायर मीटर है। उसके बाद एरिया ऑफ एप्लीकेंट, अभी जो एरिया एप्लीकेंट का एरिया जो है 990 में 266.92 स्क्वायर मीटर का ही यूज़ करने वाला है। ये इतना ही यूज़ होने वाला है मीन। तो ये हमारा अभी का 266.92 स्क्वायर मीटर यूज़ होगा। डिडक्शंस, रोड एक्विजिशन, अगर रोड वगैरह के लिए कुछ एरिया छोड़ा गया है, प्रपोज रोड, एनी रिजर्वेशन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। क्रॉस एरिया ऑफ द प्लॉट इतना ही निकल के आ रहा है, तो 266.92 स्क्वायर मीटर। अगर इसमें कोई वैल्यूज़ होंगे तो ये हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू कम आपको यहाँ पर मिले। ओके, आपने अगर अपने प्लॉट में यहाँ पर रोड वगैरह निकाल दिया तो यहाँ पर आपका एरिया कम बचेगा, प्लॉट एरिया कम बचेगा। ओके, तो डिडक्शन फॉर एनी एमिनिटी, एमिनिटीज़ वगैरह रखते हैं तो ये जनरली बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह में होते हैं। तो ये एमिनिटी के लिए कोई भी हमने एरिया नहीं छोड़ा। नेट एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 90% और 3/4। नेट एरिया तो यहाँ पर डैश किया गया है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशन ऑफ द एरिया फॉर एफएसआई इफ एनी, एडिशनल अगर एफएसआई आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है तो आप लिख सकते हो स्क्वायर मीटर में। अभी भी टोटल स्क्वायर मीटर आपका एरिया जो है वो 266.92 ही है, सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। नॉर्मल एफएसआई, परमिसिबल एफएसआई। ओके, तो परमिसिबल एफएसआई प्लस एफएसआई परमिसिबल विथ परमेंट ऑफ प्रीमियम। तो हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रीमियम एफएसआई दिया गया है तो इस तरह से मिल जाता है प्रीमियम एफएसआई। जैसे कि यहाँ पर हमारा नॉर्मल एफएसआई यहाँ पर 1 का है और प्रीमियम यहाँ पर एफएसआई जो दिया गया है, प्रीमियम एफएसआई वो 0.5 का एक्स्ट्रा दिया गया है। तो 1.5 का हमें एफएसआई टोटल यहाँ पर प्रीमियम एफएसआई मिल जाता है। 1.5 का एफएसआई मिल गया। इसका मतलब क्या होता है 1.5 का एफएसआई का, आप अपने प्लॉट एरिया को, ये जो टोटल एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी एरिया आपको मिलेगा उतने एरिया का कंस्ट्रक्शन, उतने बिल्टअप एरिया का कंस्ट्रक्शन आप अपने प्लॉट में कर सकते हो। ठीक है, अगर 1 का रहेगा तो जनरली 266.92 का ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बट यहाँ पर 1.5 का मिल गया तो यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बिल्टअप एरिया यहाँ पर मिलेगा। बिल्टअप, परमिसिबल बिल्टअप एरिया एज पर एफएसआई, एफएसआई के अकॉर्डिंग हम कितना स्क्वायर मीटर का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
बिल्टअप एरिया हम 400.38 स्क्वायर मीटर का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स 400 स्क्वायर मीटर का बिल्टअप एरिया का कंस्ट्रक्शन हम अपने प्लॉट में कर सकते हैं। तो 400 स्क्वायर मीटर क्या हम ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ करेंगे कंस्ट्रक्शन? नहीं, 100 स्क्वायर मीटर हम नीचे कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में, 100 स्क्वायर मीटर का फर्स्ट फ्लोर में, 100 स्क्वायर मीटर का सेकंड फ्लोर में, 100 स्क्वायर फीट का थर्ड फ्लोर में। इस तरह से हम डिवाइड करके 400 स्क्वायर मीटर का यूज़ कर सकते हैं। बट हमने यूज़ किया कितना है वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया, अगर पुराना कंस्ट्रक्शन है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, तो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्रपोज्ड बिल्टअप एरिया यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है सारा। प्रपोज्ड ग्राउंड फ्लोर बिल्टअप एरिया, ग्राउंड फ्लोर 00 स्क्वायर मीटर। तो आई थिंक यहाँ पर पता नहीं प्रपोज ग्राउंड फ्लोर का एरिया क्यों नहीं लिखा गया, बट ग्राउंड फ्लोर का एरिया यहाँ पर देखिए प्रपोज्ड स्टिल्ट फ्लोर बिल्टअप एरिया यहाँ पर दिया गया है। स्टील फ्लोर में लिखा गया है ये ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया। और फर्स्ट फ्लोर का हमने बनाया ही नहीं, सेकंड फ्लोर बनाया ही नहीं, थर्ड फ्लोर बनाया ही नहीं। तो ये जो हमारा टोटल बिल्टअप एरिया हो गया वो ग्राउंड फ्लोर का जो भी है वही आएगा 127.4 स्क्वायर मीटर। आप ये वाला जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर दिखा सकते हो। जो एरिया की प्लान हमने बनाया है, एरिया की प्लान कहाँ गया हमारा, यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि टोटल ब्लॉक का एरिया कैलकुलेट करके उसमें से बी को माइनस कर दिया गया है। बी का यहाँ पर माइनस कर दिया 138 माइनस यहाँ पर बी का एरिया 10.75, तो हमें 127.4 नेट बिल्टअप एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर मिल गया। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर दिखानी पड़ेगी और इसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टोटल बिल्टअप एरिया हमारे यहाँ पर आ गया। अब एक्सेस बालकनी एरिया टेकन एफएसआई, एक्स्ट्रा अगर बालकनीज आप निकाल रहे हो जो कि 15% आप कर सकते हो तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, बट इसमें एक्स्ट्रा बालकनीज वगैरह नहीं निकाली गई तो यहाँ पर डैश। टोटल बिल्टअप एरिया अगेन बालकनी के बाद कितना हो जाता है टोटल बिल्टअप एरिया आप लिख सकते हो, बट बालकनी नहीं है तो सेम रहेगा यहाँ पर। एफएसआई कंज्यूम्ड, एफएसआई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0.477 यहाँ पर यूज़ हुआ है। मीन्स यहाँ पर 47% ही हमने यूज़ किया है अपने बिल्टअप, हमारे एफएसआई का परमिसिबल एफएसआई का 47% ही हमने यूज़ किया है। अभी भी 52-53% हमारा यहाँ पर रिमेनिंग है, उसे हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में बाद में यूज़ कर सकते हैं। परमिसिबल बालकनी एरिया, तो परमिसिबल बालकनी एरिया यहाँ पर 12.1 स्क्वायर मीटर है जो कि 15% होता है, बट हमने इसका आई थिंक यूज़ नहीं किया है तो इसमें हम 00 लिखेंगे। पार्किंग वगैरह रिक्वायर्ड पार्किंग यहाँ पर आप डाल सकते हो, आई थिंक इसने लिखा नहीं है बट पार्किंग एरिया तो है यहाँ पर पोर्च में। तो पार्किंग एरिया आपको दिखाना है, कार पार्किंग 1, स्कूटर मोटरसाइकिल 1, साइकिल 1, तो पार्किंग एरिया भी दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एरिया कैलकुलेशन में आना ज़रूरी है। एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें भी सेम चीज़ें दिखाई गई हैं इसी तरह की, तो इसी तरह से आपको बना लेना है, सारी चीज़ें इसमें आना ज़रूरी है। सिर्फ एरिया कैलकुलेशन जो है ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया, फर्स्ट फ्लोर का बिल्टअप एरिया, तो वो कैलकुलेशन आपको शीट में यहाँ पर दिखाना ज़रूरी है। और टोटल बिल्टअप एरिया आपको कैलकुलेट करके रखिए, उसके बाद टोटल बिल्टअप एरिया आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सारे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा एरिया स्टेटमेंट के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में जान लिया है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, किस तरह से बनाना है। आपको ये फाइल्स हमारे कैड ऐप में मिल जाएंगी। आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए हमारे कैड ऐप को, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये भी कोर्स उसमें इंक्लूड किया गया है। आप वहाँ से इन सारे फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद लास्ट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो कि हमारी शीट में डाली जाती हैं, वो कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पर देखिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है स्पेसिफिकेशन। कंस्ट्रक्शन जो करने वाले हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कुछ देना ज़रूरी होता है, लाइक एस्केवेशन अप टू यहाँ पर हार्ड स्टार्टा, मीन्स आपको हार्ड लेवल तक यहाँ पर आपको एस्केवेशन करना है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर आप बनाने वाले हो, 230 mm का एक्सटर्नल वॉल, 150 mm का इंटरनल वॉल डालने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें, एल्यूमिनियम का विंडो फ्रेम यहाँ पर डालने हो, डोर का फ्रेम कौन सा होगा, नीरू फेस प्लास्टर और इंटरनल प्लास्टर, सैंड फेस प्लास्टर, ये सारी चीज़ें, ग्लेज टाइल, डैडो इन WC एंड बाथ, ड्रेनेज लाइन एंड कनेक्टेड टू सेप्टिंग टैंक, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन में आप लिख सकते हो। विंडो एंड डोर के शेड्यूल ओपनिंग्स आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने प्लान्स में यहाँ पर लीड टैगिंग किए हुए थे D1, D2, D3, W1, W2, W3, तो हमने डोर एंड विंडो के साइजेस यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। तो ये साइजेस कहाँ दिखाने हैं आपको, यहाँ पर डोर्स एंड विंडो के शेड्यूल में। तो डोर शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, D की साइज़ 0.9 by 2.1, D2 की साइड 0.75 by 2.1,
विंडो की शेड्यूल आपको दिखाना जरूरी है, W की साइज़, W1 की साइज़, W2 की साइज़, तो सब विंडोज़ की साइज़ आप दिखा दीजिए। लीजेंड्स का बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लेयर्स एंड कलरफुल अगर आप अपना प्लान बना रहे हो तो लीजेंड्स का यूज़ कीजिए। आजकल बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो गया है। तो लीजेंड्स का यूज़ करके आप कलर में यहाँ पर दिखा सकते हो कि प्लॉट बाउंड्री को एज़ पर 7/12 रेड कलर में दिखाया गया है, प्रपोज्ड वर्क यहाँ पर व्हाइट कलर में दिखाया गया, वाटर लाइन यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाया गया है, ड्रेनेज लाइन यहाँ पर रेड कलर में दिखाया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाया गया है, ट्री एंड प्लांटेशन यहाँ पर इस तरह के सिंबल में दिखाए गए हैं। तो ये लीजेंड्स दिखाना आपको ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस डालना जरूरी है, जो कि 7/12 में है, जहाँ पर आपने यहाँ पर NA प्लॉट का जो एड्रेस है वही आपको यहाँ पर डालना है। तो NA प्लॉट का एड्रेस डालना है, ओनर का यहाँ पर नाम और सिग्नेचर होगा, जो भी प्लॉट का ओनर होगा उसका सिग्नेचर होगा, उसके लिए आपको स्पेस छोड़ना ज़रूरी है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट का नाम आपको डालना ज़रूरी है। इंजीनियर ये लाइसेंस्ड इंजीनियर होता है, ये लाइसेंस इंजीनियर होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है। यहाँ पर और भी लोग होते हैं जो अथॉरिटी रखते हैं यहाँ पर शीट को साइन करने की, तो आप यहाँ पर उसके सिग्नेचर यहाँ पर आपको लेना ज़रूरी है, वही आपको सैंक्शन करा के यहाँ पर दे सकता है। तो उसका भी टेबल बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए लाइसेंस इंजीनियर का सिग्नेचर एंड सील वगैरह जो भी होगा उसका स्टैम्प यहाँ पर आएगा। ये आप कंपनी का नाम लिख सकते हो या फिर अपना जो फर्म है उसके डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर डेट वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद सैंक्शन होने के बाद जो है आपका जो स्टैंप लगेगा उसके लिए भी एक एरिया यहाँ पर दिया गया है। देखिए स्टैंप ऑफ अप्रूवल, उसके लिए भी एक एरिया यहाँ पर छोड़ा गया है। यहाँ पर जब आपका प्लान सैंक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको स्टैंप मिलेगा सैंक्शन का, उसके बाद आप अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपका प्लान सैंक्शन हो जाए उसके बाद आप बैंक से कभी भी लोन ले सकते हो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लॉट के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बेनिफिट होता है आपको। आगे अगर आप सेल करना चाहते हो तो इजीली सेल भी हो जाते हैं इस तरह के प्लॉट्स, और उसमें जो बिल्डिंग्स बने होते हैं इजीली सेल हो जाते हैं और हायर प्राइस पे जनरली सेल होते हैं। तो इसलिए कभी भी सैंक्शन प्लान का अगर आप कोई भी प्लॉट परचेस करते हो या फिर बिल्डिंग परचेस करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह का आप यहाँ पर रख सकते हो। और भी शीट के टाइप होते हैं, हर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर अलग अलग टाइप का यहाँ पर ये जो शीट का फॉर्मेट है वो रखता है। बड़े से शीट में लाइक A1 A0 शीट में आपको प्रिंट करना होता है और उसे आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑनलाइन ही ये सारी चीज़ें सबमिट हो जाती हैं और आपको अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो टेबल बनाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा बनाया गया है, तो इस तरह से भी छोटा आप कर सकते हो। नोट्स थोड़े बहुत दिए गए हैं, डोर एंड विंडो के शेड्यूल दिए गए हैं, एरिया स्टेटमेंट दिया गया है, स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, और अप्रूवल के बाद जो स्टैंप लगेगा उसके लिए एक स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आर्किटेक्ट और इंजीनियर के सिग्नेचर और साइन यहाँ पर रहेगी, ओनर जो है प्लॉट का उसके साइन रहेंगे, और आपका जो भी फर्म है या फिर आपका जो कंपनी है आप यहाँ पर उसके डिटेल्स डाल सकते हो। तो इस तरह का आप कंप्लीट यहाँ पर शीट बना सकते। हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी, सैंक्शन प्लान को हमने डिटेल में यहाँ पर देखा हुआ है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बट ये सारी चीज़ें बनाने से पहले आपको ऑटो कैड की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ऑटो कैड अच्छे से आना चाहिए। ये शीट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको अच्छे से ऑटो कैड में प्लान बनाना, एलिवेशन बनाना, सेक्शन बनाना आता है तो आप ये सारी चीज़ें बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसान चीज़ें हैं, आप भी इजीली बना सकते हो। तो इसीलिए पहले आप ऑटो कैड को अच्छे से सीख लीजिए। यूट्यूब में भी हमारे काफ़ी कोर्सेज हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे कैड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हमारे ऑटो कैड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। कैड ऐप में मैं सबमिशन ड्राइंग का भी एक डिटेल कोर्स लाने वाला हूँ, किस तरह से हम बनाएं। एक एक ड्राइंग को मैं बना के यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो उसका भी एक कंप्लीट कोर्स आने वाला है। तो अगर आपने अभी कैड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, और तब तक आप ऑटो कैड सीख सकते हैं। और धीरे धीरे हमारे सबमिशन ड्राइंग का यहाँ पर कोर्स आएगा तो वहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और भी बहुत सारे सबमिशन ड्राइंग पे वीडियोस आने वाले हैं। उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।